हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक। आज की डेट है 4 सितंबर और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फ्यू क्वेश्चन जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको ही बताना था कि एससीओ की स्थापना कब हुई है, राइट? तो पहला क्वेश्चन था एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1996 एज दी शंघाई 5। किस नाम से हुई थी? शंघाई 5। इसमें कुल 5 शुरुआत में देश थे, इसलिए इसका नाम शंघाई 5 था। और इन द ईयर 2001, 2001 के अंदर आते आते इसका नाम बनता है एससीओ। क्लियर? 2001 के अंदर इसमें कुल कितने देश होते हैं? तो देखिए, रशिया, रशिया, चाइना, और इसके साथ क्या है कि हम जानते हैं 5 सेंट्रल एशियन देश है, यानी सेंट्रल एशियाई देश है 5। उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर 4 देश है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और लास्ट बचता है तजिकिस्तान। कुल 6 देश थे 2001 तक। इसका नाम होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज शंघाई की एससीओ की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसका काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मीटिंग होने वाला है 15 से 16 अक्टूबर पाकिस्तान में। और उसके लिए पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया है। ध्यान रखिएगा, 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। कब किया था? इन द ईयर 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान में ज्वाइन करते हैं। फिर लास्ट ईयर जो है 2023 में इसे ज्वाइन किया था ईरान ने। क्लियर? ये कुछ बेसिक डिटेल्स है अबाउट दी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी फैक्ट्स व्हेन इट वाज फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो शंघाई में है। कहाँ पर? सॉरी, शंघाई में नहीं, शंघाई के अंदर तो इसकी मीटिंग के अंदर बनाया गया था इसको। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन था आपसे जो पूछा गया था कि इंडिया की पहली ऐसी प्लेयर कौन है, फीमेल प्लेयर या पहली फीमेल प्लेयर कौन है जिन्हें पैरा ओलंपिक गेम्स में 3 मेडल प्राप्त हुए हो? तो देखिए, ये हमारी प्लेयर राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है। इनका नाम है मिस अवनी लेखरा। क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा। इन्होंने क्या किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स, एक जीता है गोल्ड और एक जीता है ब्रॉन्ज। अब इनका जो कैटेगरी कौन सा है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर, 10 मीटर शूटिंग के अंदर इनका है SH1 कैटेगरी। क्या है ये? आप कैटेगरी ध्यान रखिएगा, SH1 कैटेगरी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अवनी लेखरा जी ने हाल ही में ओलंपिक के पेरिस पैरा ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो आपको बताना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो शी बिलोंग्स टू द कैटेगरी SH1 इन दी 10 मीटर शूटिंग। इसमें 10 मीटर की शूटिंग में। और हाल ही में इन्होंने जीता है गोल्ड एट दी पेरिस पैरा ओलंपिक्स। टोटल इनके पास 3 मेडल होते हैं और भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें की किसी पैरा ओलंपिक गेम्स में, मतलब पैरा ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री में इन्हें जो है 3 मेडल मिले, प्राप्त हुए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन आज है, आपको बताना है कि एक रूमी 1, RUHMI 1, ये क्या है? रूमी 1 क्या है और किस कंट्री का बनाया है ना? और कंट्री किस देश के द्वारा इसे बनाया गया है? सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है कि फर्स्ट हीट रेजिस्टेंट यानी तापरोधी, हीट वैरायटी ऑफ राइस, यानी ताप चावल की पहली तापरोधी वैरायटी, पहली तापरोधी किस्म किस देश के द्वारा बनाई गई है और उसका नाम क्या है? एक तो नाम बताना है आपको
ये आइडेंटिफाई करिएगा नाम क्या है। दूसरा है इसका किस देश के द्वारा, इसका नाम क्या है। और सेकंड सा ओरिजिन कंट्री कौन सा है, किस देश के अंदर बनाया गया। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन आज का, वो है रिसेंटली गवर्नमेंट रिजर्व एमबीबीएस सीट्स फॉर 4 एमबीबीएस सीट्स, यानी 4 एमबीबीएस सीटें रिजर्व की है, आरक्षित की है। और ऐसे कौन से परिवार हैं जो किसी विशेष स्थिति से इम्पैक्ट हुए हों, उनके बच्चों के लिए ये सीटें रिजर्व की गई। तो देखिए इसका आंसर नक्सलिज्म नहीं है, नक्सलवाद नहीं है, तपेदिक से टीबी से पीड़ित परिवार नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज टेररिज्म, यानी आतंकवाद से प्रभावित लोगों की, ऐसे परिवार जो कि किसी न किसी रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आतंकवाद से इम्पैक्ट हुए हों, उनके परिवार के किसी मेंबर की डेथ हुई हो, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्शियल और इम्पार्शियल अगर उन्हें डिसेबिलिटी हुई है तो उस केस में उनके बच्चों को ये लाभ मिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 2024-25 के लिए ऐसे परिवार जो कि आतंकवाद से प्रभावित हुए हों, उनके लिए 4 एमबीबीएस सीट्स रिजर्व की गई हैं। इससे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जानते हैं कि मान लीजिए किसी फैमिली में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, लेकिन आतंकवादी घटना के चलते उस व्यक्ति की जान चल जाती है, तो जो पीछे उन पर आश्रित लोग हैं, चाहे उनके बच्चे हों या उनके फैमिली मेंबर्स हों, अब वो किस पर डिपेंड होंगे। तो क्या उनकी एजुकेशन सिक्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है, और ऐसे सदस्यों को जो कि उन पर आश्रित थे उनको कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा सके। अब भारत के कुल 3 महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर ये सीटें आरक्षित की गई हैं। पहला तो गया बिहार में, जिसका नाम है एएन मगध मेडिकल कॉलेज। देखिए अब आपको क्या पता होना चाहिए कि 3 कॉलेज हैं बस। अब नाम तो इनके आप याद कर पाए थोड़ा टिपिकल सा है, क्योंकि एएन मेडिकल कॉलेज और ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो कि मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। कुल 4 सीटें, इसमें एक सीट रखी गई है रिजर्व, इसमें भी एक रखी गई मुंबई महाराष्ट्र में, और इसमें रायपुर के कॉलेज में रखी गई है 2 सीट्स। क्लियर, जिसका नाम है पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज। अच्छा, अब इसमें योग्यता का पैमाना क्या होगा, देखिए बिल्कुल अब ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति इसके लिए योग्य होगा, तो इसमें मिनिमम एज रखी गई है 17 ईयर्स, यानी 17 साल से कम आयु की नहीं हो उनकी, दिसंबर 31 तक, 31 दिसंबर तक, और क्या हो, भारत के नागरिक हो, ही मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार से भारत का नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी है, इसका काम क्या होता है, ये आप बता करिएगा इसका बेसिक काम क्या है। जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रकार से नेशनल मेडिकल कमीशन है, एमसीई तो हटाकर उन्होंने बनाया है मेडिकल कमीशन ऑफ इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। ये बना था 2020 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन दी प्रीवियस क्लासेस। इस बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं और पीछे पढ़ चुके हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन 2020 के अंदर बनाया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट और इन्वेस्टिगेट और टू फ्रेम ऑल द रेगुलेशंस फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन आवर कंट्री। क्लियर, इसमें क्या होगा, देखिए जो यूजी का एग्जाम होता है, नीट यूजी, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, उसमें 50% मतलब 50% तो है उसके व्यक्ति के बच्चे के होने चाहिए। अब प्रायोरिटी सिस्टम क्या होगा, तो देखिए जो गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ प्राथमिकताएं दी गई हैं, इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में पहली श्रेणी वो होगी जिसमें कि क्या होगा कि अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों माता पिताओं को खो दिया है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन में। दूसरा है कि ऐसा परिवार जिसमें कि सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और उसकी आतंकवादी घटना में डेथ होती है, तो उसे सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दी, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी मिलेगी ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चे को जिसके परिवार में कमाने वाले एक कमाने वाला व्यक्ति था और उसी की डेथ होती है। तीसरा है परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी स्थायी विकलांगता किसी व्यक्ति को हो जाती है, या सीरियस इंजरी यानी कोई विशेष उन्हें चोट पहुंचती है, उस केस में तीसरी कैटेगरी के बच्चे इसमें एडमिशन के लिए योग्य माने जाए। अच्छा, एक अब न्यूज आ रही है साइक्लोन रेमल की। अब आपको बताना साइक्लोन रेमल भारत के किस राज्य में आया था। देखिए इस साल ये अप्रोक्सीमेटली मई और अप्रैल मई के आसपास आया था। ये प्री मॉनसून था, इट वाज ए प्री मॉनसून साइक्लोन ऑफ दिस, इस वर्ष का ये मानसून से पहले आने वाला चक्रवात था। आपको बताना है किस राज्य में आया था। देखिए इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन बी विच इज वेस्ट बंगाल। इसका नाम रखा गया था साइक्लोन रेमल। ये नाम दिया गया था, एक अरेबिक नाम है जिसका मतलब होता है सैंड या रेत। ये दिया गया था ओमान के द्वारा। अब आप सोचेंगे कि ये चक्रवात जो है
बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी में आया, बट इसका नाम ओमान ने कैसे दिया है, तो इसके मैकेनिज्म है नाम देने का, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करें रेमल की। रेमल का मतलब क्या होता है, अरेबिक भाषा में इसका मतलब है सैंड यानी रेत। अब हम बात करते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार होता है, तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO है, इसमें कुल यूएन के 185 देश हैं, 185 मेंबर ऑफ यूएन आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही एक यूनेस्को की स्पेशल एजेंसी है, इसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन यानी आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग है, जो किसका हिस्सा है, इट इज अ रीजनल कमीशन अंडर द यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इकोसोक के तहत यूएन का एक विशेष आयोग है, जिसका बेसिक काम क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर कार्य करना। और इन दोनों ने मिलकर एशिया और सुदूर एशिया के लिए नामकरण करने का प्रयास किया है। क्यों, और इसकी वजह सिंपल है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कर पाए। अब जो WMO है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO क्या है, इसने स्थापना की है 1972 के अंदर। संस्था का नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में एक पैनल बनाया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुल 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। इन देशों को मिलाकर 8 देशों को मिलाकर एक बनाया गया था पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्लियर। और इसी के लिए इसका मकसद क्या था, टू एनहांस साइक्लोन वार्निंग यानी चक्रवात आने की स्थिति में सभी देशों को पहले जानकारी दे दी जाए। साथ ही साथ डिजास्टर मिटिगेशन यानी आपदाओं को दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। इन दी नॉर्दर्न इंडियन ओशन यानी उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर स्थित सभी देशों को आपदा आने से पहले, साइक्लोन आने से पहले उन्हें पूरी जानकारी दे दी जाती है बाय दी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। कुल 8 देश थे, लेकिन वर्ष 2000 का सेशन होता है ओमान के मस्कट में, और उसके अंदर जो है इसमें निर्णय लिया गया था कि अब जो भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे बंगाली खाड़ी में बनने वाले, उनको नाम, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले, उनको नाम दिया जाएगा। इसी के साथ 2004 के अंदर इन द ईयर 2004 द नेमिंग ऑफ साइक्लोन वाज स्टार्टेड यानी एक लिस्ट बनाई गई, सभी देशों से 8 नाम लिए गए। कितने नाम लिए गए, 8 इंटू 8, 8 देश थे, 8 नाम मतलब 64 नेम्स। उस समय हमारे पास 64 नाम थे साइक्लोन को नेम करने के लिए, जिससे उनकी पहचान हो सके कि हर देश के द्वारा एक नाम दिया जाएगा। 8 नाम दिए गए, और 8 देशों ने अगर 8 नाम दिए, कुल होते हैं 64 नेम्स। ये शुरुआत होती है इन द ईयर 2004। क्लियर। हम पढ़ते हैं ना, साइक्लोन हुडहुड है, साइक्लोन रेमल है, साइक्लोन आसना है जो कि रिसेंटली गुजरात की कोस्ट पर आया था, साइक्लोन आसना। तो अब क्या होता है, देखिए 2018 के अंदर इन द ईयर 2018 हमने इसमें इंक्लूड किया है ईरान को, कतर को, सऊदी अरब को और यूएई और यमन को। कुल 5 देश और जुड़ते हैं, मतलब कुल कितनी कंट्रीज होगी, 13। अब 13 देशों के द्वारा कुल 13 नाम दिए गए, ये हो गए ऑलमोस्ट 169। मतलब वर्तमान में 2020 में 169 नाम थे साइक्लोन को नेम करने के लिए, यानी 169 साइक्लोन आएंगे तब तक हमारे पास इनके नाम रहेंगे। अगर इनकेस अगर आगे और चक्रवात आते हैं, उनके नामकरण के लिए हमारे पास और लिस्ट बना दी जाएगी। क्लियर। यही सारी बात यहाँ लिखी गई है। अच्छा, अब क्या है, देखिए इसमें कि अब जो देशों के द्वारा नाम दिए जाएंगे, अब उसमें कोई ना कोई आधार होगा, कोई ना कोई गाइडलाइंस होगी कि किस प्रकार के नाम कोई देश सजेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसका पहला आधार जो है वो क्या है, पहला आधार है कि द नेम शुड बी न्यूट्रल रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर, राजनीति और राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में निष्पक्ष हो, किसी की धार्मिक भावनाओं से भी निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, सांस्कृतिक रूप से तटस्थ हो, या फिर जेंडर यानी लैंगिक रूप से भी तटस्थ हो। मतलब ये इस प्रकार का नाम कोई देश नहीं देगा जिससे किसी देश के राजनेता, वहां की राजनीति, वहां के धार्मिक विश्वास और लैंगिक जो समुदाय है उन पर किसी प्रकार का आघात पहुंचे। दूसरा है डज नॉट ऑफेंड एनी पॉपुलेशन ग्रुप वर्ल्ड वाइड, यानी किसी विश्व के किसी भी वैश्विक समुदाय को, जनसांख्यिकीय समुदाय को आहत ना करे, उनको ठेस ना पहुंचाए। तीसरा है इज नॉट एक्सेसिवली रूड और क्रूअल, यानी अत्यधिक रूप से ये आक्रामक या अभद्र रूप से, इसका अभद्र शब्द नहीं हो। फोर्थ है इन शॉर्ट इजी टू प्रोनाउंस, यानी इसे बोलना आसान हो। हम देखें रेमल पढ़ना कितना आसान है, बोलना इतना आसान है। एंड नॉट ऑफेंसिव टू एनी पीटीसी मेंबर, यानी जो
पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके जो सदस्य देश हैं इनके लिए कहीं ना कहीं विरोधाभासी ना रहे। नेक्स्ट है इट इज अ मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 8 लेटर्स, यानी इसमें कुल 8 से अधिक अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाए। फिर रेमल के अंदर 5 लेटर्स हैं। कम्स विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी जो शब्द दिया जाएगा उसका लिखित रूप भी होगा और उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रूप भी होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग भी इस शब्द की होगी। ये कुल बेसिक गाइडलाइंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर वो ये भी नहीं पता आपको तो बस ये ध्यान रखिएगा कि नामकरण कौन करता है और पीटीसी का भारत मेंबर है कि नहीं है और किन 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 क्षेत्रों के लिए संस्था का गठन हुआ है। विच टीम हैज वॉन द SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप, यानी आपको बताना है अंडर 20 चैंपियनशिप होती है जो कहाँ होती है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप, ये हाल ही में किसने जीती है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हराया नेपाल को, भारत ने पिछली बार जीता था, इस बार जीता है बांग्लादेश। देखिए SAF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने फाइनल में नेपाल को कितने से हराया, 4-1 के स्कोर से। कितने स्कोर से, 4-4 इन द फाइनल। ये पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने इस प्रकार का जो अंडर 20 चैंपियनशिप जीता है। क्लियर। अब इसमें कौन किन किन देशों ने भाग लिया है, तो दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव, और लास्ट बचता है भूटान। कुल में 6 देश हैं। कितने देश हैं, 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और जीता है बांग्लादेश ने। क्लियर। और शुरुआत होती है 18 अगस्त को। अच्छा, अब भारत का रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने जीता है SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप इन द ईयर 2019, 2022 और 2023। पिछली बार जो है भारत ने जीता है, इस बार जीता है, मतलब लास्ट 2 टाइम 2022 में, 23 में भारत जीता है, 2024 में जीता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। क्लियर। ये जो कंपटीशन ये क्या है, द्विवार्षिक फुटबॉल कंपटीशन है, यानी इट इज अ बाईएनियल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेल फुटबॉलर्स अंडर द एज ऑफ 20। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अंडर 20 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। ये कौन करता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। हम नाम से पता कर सकते हैं कि इसका नाम ही क्या है, SAFF। क्लियर। देखिए क्वेश्चन जो लिया गया है ये लिया गया है ऑल इंडिया रेडियो से, तो हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आप निश्चित रहिएगा कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हम बात करें बॉडी के बारे में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये संस्था क्या है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ क्या है, तो देखिए इसकी स्थापना होती है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर होती है। और संस्थापक देश कौन कौन से थे, तो भारत था, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब इसमें नई एंट्री देखने को मिल रही होगी आपको यहाँ पर कि एक भूटान नया देश में देखने को मिल रहा होगा। कौन सा देश, यहाँ भूटान संस्थापक देश नहीं था, पाकिस्तान था, भूटान नहीं था। अब इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य वाक्य क्या है, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यानी शक्ति में एकता। क्लियर। और ये क्या बताता है, इट डिपिक्ट्स द पावर एंड बॉन्ड ऑफ दीज 7 मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल कंप्लीट सी बात है। अच्छा, इसके राष्ट्र, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष हैं काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन। और ध्यान रखिएगा इसका सचिवालय कहाँ स्थित है, इसका सचिवालय वर्तमान में जो है बांग्लादेश ढाका के अंदर है। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन द पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, इंडिया साइंड एन MOU विद व्हिच कंट्री। सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए कुछ दिन पहले भी भारत ने एक ऐसा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। आप पता करिएगा, आप पढ़ने का, रिकॉल करने का प्रयास कीजिए ऐसा कौन सा देश था जिसके साथ भारत ने MOU साइन किया था। भारत का जो एक एपेक्स बॉडी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 के तहत स्थापित केग संस्था है। और इस संस्था के द्वारा MOU किया गया है जिसमें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो सबसे बेहतरीन कदम है लेखा परीक्षा के संबंध में, उसको डिस्कस किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो है सऊदी अरेबिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। क्लियर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है रियाद, वहां पर एक MOU साइन किया जिसमें कि भारत के द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन दी अकाउंट्स ऑडिटिंग, उसको क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, यानी आदान प्रदान करेंगे। सऊदी अरब भी करेगा और भारत भी करेगा। साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से करेंगे, तो जो हमारी जॉइंट ट्रेनिंग होगी, यानी वित्तीय वित्तीय क्षेत्र पर
परफॉर्मेंस यानी निष्पादन पर, और कंप्लायंस ऑडिट यानी हम जो बात है ना अनुपालन, लेखा अनुपालन, उस पर कम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ऑडिट मैनुअल होंगे, किस प्रकार से ऑडिट की जाती है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन मैनुअल्स को भी क्या किया जाएगा, एक्सचेंज करेंगे। और किस मेथड, किस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए हम हमारे अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जो सार्वजनिक लेखा है भारत का, उसके बारे में भी सऊदी अरब के साथ हम अपने व्यूज एक्सचेंज करने वाले हैं। एक्सपर्टीज जो हमारा है, विशेषता हमारी, वो एक्सपर्ट इसमें एक्सचेंज करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया क्या करेगा, देखिए एक संस्था का नाम पढ़िएगा आप यहाँ पे, ASOSAI यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, यानी आप जानते हैं इसका मतलब क्या है कि ऐसी संस्था जिसमें कि एशियाई क्षेत्र के सभी देशों के जो सर्वोच्च लेखा संस्थान है, भारत में कौन है, भारत में कैग ऑफिस यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग है। इस प्रकार से अलग अलग देशों के जो चेयरमैन है वो इसमें करते हैं पार्टिसिपेट। तो सऊदी अरेबिया जो वर्तमान में इसका चेयर कर रहा है किसको, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का, ASOSAI का। और सॉरी अभी वर्तमान में भारत है, और नेक्स्ट ईयर जो करेगा सऊदी अरब करेगा। करंटली इंडिया होल्ड्स द चेयर ऑफ ASOSAI। क्लियर। जो कैग है वो वर्तमान में कौन है, वो हमारे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति कौन है महोदया, राष्ट्रपति महोदया कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी। और कैग ध्यान रखिएगा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, अंडर आर्टिकल 148। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट विल बी दी टर्म ऑफ 23rd लॉ कमीशन। देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 23वां विधि आयोग की स्थापना की गई है। तो आपको बताना है कि इनमें से विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा। देखिए ना तो 2 वर्ष, ना 5 वर्ष, ना 1 वर्ष, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज 3 years। क्लियर। तो अब इसका कार्यकाल जो कब से शुरू होगा, 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा, और इसकी स्थापना की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। अब इसका कमीशन में कौन कौन होंगे, देखिए इसमें कमीशन में कौन होंगे, एक तो होंगे फुल टाइम चेयरपर्सन यानी पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे, जो कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होंगे। क्लियर। द सर्विंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विल बी द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लॉ कमीशन, यानी विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत और हाई कोर्ट में कार्यरत जजेस यानी हमारे न्यायाधीश महोदय होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कौन होंगे, तो 4 फुल टाइम मेंबर होंगे इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, यानी सदस्य सचिव के साथ ही कुल 4 पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे। अब 2 सचिव भी होंगे इसके अंदर। 2 सचिव कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी विधिक मामलों के विभाग के सचिव होंगे, वो इसके होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। यानी इसका मतलब क्या है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पद दिया गया है कि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, जो व्यक्ति उस पद पर आसीन होगा ही विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति, ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर पद ग्रहण किए हुए हैं, वो स्वतः ही क्या होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक सचिव कौन होंगे, द सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। क्लियर। जो विधायी विभाग है उसके सचिव भी होंगे, इसके मेंबर होंगे। फिर होंगे कि नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर, यानी अल्पकालिक सदस्य होंगे, उनकी संख्या 5 से कम होगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सर्विंग जज यानी जो वर्तमान में कार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो इसके मेंबर होंगे और चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि उन्हें फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर। तो देखिए कि जो ना कार्यकाल रहेगा वो कैसा रहेगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनकी एज कितनी, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज कितनी है, 65 ईयर्स। अब इसका टर्म कितना, 3 ईयर्स। तो या तो वो 65 ईयर्स एज तक के हों, या फिर इसका जो 3 साल का टर्म है कमीशन का, लॉ कमीशन का, तब तक ही उस पद पर पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद इनको स्वतः ही पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि पहला जो भारत का पहला विधि आयोग था, पहला फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसके चेयरमैन कौन थे, मिस्टर MC सीतलवाड़, जिसकी स्थापना होती इन द ईयर 1955 टू 1958, 3 साल का टर्म था। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने में काम करेंगे। और हम बात करते हैं पहले विधि आयोग की, जिसकी स्थापना होती इन द ईयर 1955, 3 साल का टर्म था, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके चेयरपर्सन थे मिस्टर MC सीतलवाड़। 21st हम बात करें 23rd की, तो हमें 21वां और 22वां दोनों पता होना जरूरी है। तो 21st लॉ कमीशन कब बना था, ये बना था 2015 में, और 3 साल के लिए रहा था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जस्टिस BS चौहान। राइट।
अब हम बात करें 22nd के, 22वां विधि आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? ये था 2020 से 2024 तक, और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। क्लियर? तो पहले कौन थे? मिस्टर MC सीतलवाड़। 21 में के थे जस्टिस PS चौहान, और 22nd के थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। तो 22वां विधि आयोग है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इसका रिपोर्ट का नंबर है रिपोर्ट नंबर 285। इसका टाइटल यानी इसका हेडिंग क्या था, ये किस नाम से जारी की गई थी? तो द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी आपराधिक मानहानि का कानून, ये इस रिपोर्ट का नाम था। तो अगर आपसे पूछा जाए द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन रिपोर्ट किसने रिलीज की है, तो इट वाज रिलीज बाय दिस 22nd लॉ कमीशन टाइटल एज द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। क्लियर? और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। अब विधि आयोग तो बना रहे हैं, विधि आयोग का काम क्या रहेगा? तो क्या काम होगा इसका? जो सरकार कानून बनाती है, क्या ऐसे कानून आउट ऑफ डेट हो चुके हैं? मतलब क्या ऐसे कानून जो भारत में अभी वर्तमान में लागू नहीं है उनको हटाना? तो पहले हम देखते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी इस आयोग को क्या काम करना होगा? टू रिव्यू और रिपील द ऑब्सोलीट लॉज, यानी ऐसे कानून जो पुराने हो चुके हैं इनकी समीक्षा करना, उन्हें हटाना अगर यदि आवश्यक है तो। सेकंड है ऐसे कानून, ऐसे नियम जो कि किसी गरीबों को, किसी गरीब नहीं, गरीबों को प्रभावित करते हैं, और उनके बारे में समीक्षा करना। थर्ड है टू कीप अंडर रिव्यू द सिस्टम ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो न्यायिक प्रशासन है को की समीक्षा करना। साथ ही साथ टू इंश्योर दैट इट इज रेस्पॉन्सिव टू द रीजनेबल डिमांड ऑफ द टाइम्स, यानी क्या जो न्यायिक प्रशासन है उसके जो नियम बनाए गए हैं क्या समय की मांग के अनुसार वो भी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का निर्णय लेना। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉ इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या वर्तमान में जो नीति निदेशक तत्व हमारे कब कहां से कहां है वो या पता करेगा, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट है, उसी के उसके आगे अगला चैप्टर आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो जो कानून बनाए गए हैं क्या वो DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्वों को के संबंध में कोहेरेंस में है या नहीं, ये पता लगाना। साथ ही साथ अगर यदि वो उस संबंध में नहीं है तो सर क्या करना, ये बताना कि भारत के संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना के तहत जो लक्ष्य हमने स्थापित किए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ थॉट, इस प्रकार के, यानी जो लक्ष्य भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए नए सुझाव देना, ये काम किसका होगा? लॉ कमीशन का। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट काम क्या होगा कि ये पता लगाना कि क्या वर्तमान में स्थापित कानून जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता को प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताना। यदि नहीं करते हैं तो उनमें सुझाव पेश करना। साथ ही साथ रिवाइज करना द सेंट्रल एक्ट ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस सो एज टू सिंप्लीफाई देम एंड टू रिमूव एनोमलीज, एम्बिग्विटीज, इनइक्वालिटीज। मतलब सिंपल सा है, वर्तमान में जो सरकार कानून ने इम्प्लीमेंट, सरकार जो कानून बना चुकी है, इम्प्लीमेंट कर रही है, उनमें ये पता लगाना कि क्या जो सामान्य महत्व के जनरल इंपॉर्टेंस के कानून है क्या वो किसी प्रकार से एनोमलाई तो नहीं है, विभिन्नताएं तो नहीं है, एम्बिग्विटी यानी स्पष्ट अस्पष्टता तो नहीं है उनके अंदर, क्या इनइक्विटीज यानी असमानताएं तो नहीं है, ये पता लगाना। और साथ ही साथ करना कि जो वैश्वीकरण है यानी टू आइडेंटिफाई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी पहचान करना। और साथ ही साथ क्या करना, ऐसे व्यक्ति जो कि हाशिए पर स्थित हैं, द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, उनके बारे में क्या करना, उनकी सुरक्षा के लिए नए सुझाव देना। मतलब क्या है, वैश्वीकरण के चलते खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर जो प्रभाव हुआ है उसका उसकी समीक्षा करना, उसका पता लगाना। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे सामाजिक स्तर पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर हाशिए पर हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नए सुझाव पेश करना टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिफिक आइलैंड फोरम, PIF। ये फिपिक से अलग है, एक हम संस्था पढ़ चुके हैं, फिपिक फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जो कि 2014 के अंदर बना था, भारत के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है ये, क्या इसका नाम है पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो आपको बताना है कि इसकी वार्षिक वार्षिक बैठक किस देश में हाल ही में आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज टोंगा देश। टोंगा देश के अंदर हुआ है ये। द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइलैंड फोरम PIF बिगेन ऑन August 26 इन दी नुकुअलोफा, जो कैपिटल सिटी है टोंगा देश की। टोंगा की राजधानी क्या है? नुकुअलोफा। उस देश में इसकी मीटिंग हुई है, और इस देश में मीटिंग के लिए लगभग 40 से अधिक देशों के 1500 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है। ये तो ही सिंपल करंट की बात। अब हम बात करते हैं स्टैटिक पार्ट की। अब इसमें आता है पैसिफिक आइलैंड फोरम। ये प्रशांत द्वीपीय देशों का एक फोरम है, इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1971।
1971 में स्थापना होती है। और ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुल 18 सदस्य देश है। कितने देश हैं? 18 मेंबर्स हैं। और ये कहाँ पर, ये कौन कौन से देश हैं? ये वे सभी देश जो कि प्रशांत क्षेत्र के अंदर, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित 18 देशों का एक समूह है, जो अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1971। बिल्कुल सिंपल टर्म में बात करें, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देश भी हैं। क्लियर? और कौन कौन से? पपुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, कुक आइलैंड, इस प्रकार की और भी देश शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब भी कोई संस्था बनती है, अंतर सरकारी संगठन बनता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्वियस सी बात, इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, और पीस के लिए काम करना है, शांति के लिए काम करना। तो ये सेम ऑब्जेक्टिव, सेम उद्देश्य इसका है। इट एम्स टू पुश फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांस पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी फॉर द रीजन। बिल्कुल, जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें सुरक्षा स्थापित करना, राजनीतिक स्थिरता लाना, और आर्थिक सुरक्षा को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, ये सभी इसका काम है। किसका? पीआईएफ का, पैसिफिक आइलैंड फोरम का। देखिए, हम जानते हैं वर्तमान में हम जूझ रहे हैं किससे? जलवायु परिवर्तन से। ये सारी बातें मैंने लिखी गई है, आप चाहें तो पढ़ें, चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। मोटा मोटी आपको बता दिया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से हम डील कर रहे हैं, तो पीआईएफ देशों के द्वारा एक बनाया गया है फंड, जिसका नाम है पैसिफिक रेजिलियंस फैसिलिटी, पीआरएफ। एक प्रकार का फंड है ये, लगभग 500 मिलियन डॉलर का है। लगभग तो नहीं, एग्जैक्टली 500 मिलियन डॉलर का है। और वर्तमान में इसमें अराउंड 380 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसमें सबमिट हो चुके हैं। इनका जरूरत है अराउंड 120 मिलियन डॉलर की। ये हमारे लिए एग्जैक्टली इतना काम का नहीं है, बस ये 500 मिलियन डॉलर का एक फंड है, जो स्थापित किया गया है 18 देशों के समूह में, जिसका नाम है पीआईएफ। क्लियर? अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, ये मीटिंग होती है, तो इस समय इस मीटिंग के अंदर यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भाग लेते हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। और उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है, और साथ ही साथ डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 185 देशों के द्वारा, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसका भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो दक्षिण पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र है, यानी दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, द राइजिंग सी लेवल ऑफ द ग्लोबल ओशंस इज द मेजर कंसर्न विद रेस्पेक्ट टू दी साउथ वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसमें से बताया गया है कि जो ग्लोबल एवरेज यानी वैश्विक औसत कितना है? 10 सेंटीमीटर बढ़ने का। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लगभग 21 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर तक भी सी राइज हुआ है पिछले 30 सालों में। यानी अगर हम बात करें पिछले 30 वर्षों में, तो वैश्विक स्तर पर औसतन 10 सेंटीमीटर समुद्री स्तर में, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई है। बट ये देश ऐसे हैं जहां पर किन्हीं देशों में 21 सेंटीमीटर, उसी समय अंतराल में 30 वर्ष के समय अंतराल में 21 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, इवन 29 सेंटीमीटर तक भी हमें सी लेवल के राइज देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पिछला एक दशक है उसमें लगभग 5 सेंटीमीटर यानी 4.8 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली इन द सी लेवल। क्लियर? अब अच्छा क्या है, हम बात करें दूसरी, कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, यानी जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कि देखिए, अगर हम औसतन बात करें, जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जिन्हें कहते हैं हीट ट्रैपिंग गैसेस, जो प्रशांत महासागर है, ये विश्व का केवल 0.2% ही ऐसी गैसों का उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है, जो कि हीट को ट्रैप करती है। बट फिर भी उसके बावजूद ये सर्वाधिक हिट होने वाला, सर्वाधिक नुकसान प्राप्त करने वाला ओशन है। ऐसा कहा गया है यूएन के द्वारा, यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब उनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अच्छा, तो हम बात करें कि जो सी राइज हो रहा है, यानी समुद्र का जो जल स्तर है, औसत जल स्तर है, उसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है? तो मेजर रीजन जो है ना, वो क्या है? ये हो रहा है मेल्टिंग ऑफ शीट्स इन दी अंटार्कटिका एज वेल एज ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में अवस्थित जो ग्लेशियर है ना, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनके पिघलने से क्या हो रहा है कि जल स्तर बढ़ रहा है। उनके पिघलने से नदियों के द्वारा जल स्तर बढ़ता है, और ऐसे जैसे अंटार्कटिका की बात करें, वहां पर नदियां में इतनी देखने को नहीं मिलती है, तो सीधा क्या होता है? हिमस्खलन होता है, और तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है? वहां के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसीलिए हमें देखने को मिलता है सी राइज, यानी समुद्री स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अच्छा,
एक दूसरा फैक्ट है यूएन के द्वारा, ये फैक्ट आपके लिए काम का है। अबाउट 90% ऑफ द हीट ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस गोज इनटू द ओशियन, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, इस प्रकार की गैस के द्वारा जो हीट ट्रैप होती है, ये लगभग 90% तो समुद्र में ही चल जाती है, महासागरों में। ऐसा कहा है यूएन के, ऐसा कहना है यूएन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें ई श्रम पोर्टल की। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, ऑलमोस्ट कुछ करोड़ के अंदर और अराउंड 52 करोड़ के आसपास जो है इसमें लगभग 30 करोड़ जो वर्कर हैं वो इसमें रजिस्टर हुए हैं इन दी ई श्रम पोर्टल। तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी शहरी एवं आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये ई श्रम पोर्टल क्या है, बेसिकली जो हमारे असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके वर्कर्स के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया है। ये कब किया हमने, इन द ईयर 2021, एग्जैक्टली डेट है 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक काम क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, जिसमें क्या होता है रेडी वाले, ठेले वाले, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, ये सभी होते हैं। और इनके द्वारा इनका होता है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, जिससे उन्हें कुछ सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का लाभ मिलता है, सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज का, इनके बेनिफिट, सेवाओं का, स्कीम्स का लाभ मिलता है। ये पाया गया है कि पिछले 3 वर्ष में जब से लॉन्च किया गया है उसके बाद से इसमें इट हैज सीन मोर देन 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। इसका मतलब क्या है कि इस पोर्टल पर अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोग इसके प्रति जागरूक हैं और जो सरकार सेवाएं देने वाली है उनका लाभ लेने के लिए वो तैयार भी है। और ये बताता है कि भारत सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा प्रयास है। साफ लिखा है कि ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं। अब जो इस साल का बजट था 2024-25 का, इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंटीग्रेट ई श्रम पोर्टल विद द अदर पोर्टल्स, तो इट विल फैसिलिटेट एज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब क्या आप जानते हैं सरकार क्या योजना देती है, जनधन योजना है और पीएम स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, उन सभी को किया जाएगा इंटीग्रेट। अगर मान लीजिए इस पोर्टल को अलग अलग पोर्टल के साथ हम मर्ज करते हैं, एकीकृत करते हैं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा इट विल फैसिलिटेट द एक्सेस ऑफ वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जैसे पेंशन स्कीम हो सकती है, स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी स्कीम्स हो सकती हैं, विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रालयों की, उन सभी को क्या कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म लाके खड़ा कर देंगे, जिससे क्या होगा एक पोर्टल से ही उस व्यक्ति को सारी सेवाएं मिलना शुरू होगी। सो एज अ पार्ट ऑफ द ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, इसने मंत्रालय है जिसका नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इनके द्वारा क्या हो रहा है लॉन्च किया जा रहा है, जिसका बेसिक काम क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि यानी पीएम स्वनिधि, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इन सभी योजना और राशन कार्ड, इन सभी क्या करेंगे हम एक साथ करेंगे एकीकृत, जिससे क्या लाभार्थी हैं उन्हें एक टाइम पर एक ही पोर्टल से अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पोर्टल से इसका लाभ ले पाएंगे। कौन, द वर्कर्स फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक समिट हुई थी फाइनेंसिंग 3.0 समिट, यानी वित्त पोषण 3.0 शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि मुंबई के अंदर हुआ है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, इन्होंने एड्रेस किया है इसको, इस मीटिंग को, फाइनेंसिंग 3.0 समिट को। इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए अगर हम चाहते हैं सेक्टर में आगे बढ़े, यानी वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़े, क्या करना होगा, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑटोनॉमी, यानी जो हमारे नीतिगत निर्णय हैं वो क्या हो, स्वायत्त हो, साथ ही साथ मैनेजिंग ग्लोबल कैपिटल आउटफ्लो इफेक्टिवली विद सेफगार्ड इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम, यानी अगर भारत की जो विकास दर है, विकास की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें जो बाहरी देशों से वित्त पोषण होता है उसे मैनेज करना होगा, और जो वित्तीय हमारी जो नीतिगत स्वायत्तता है वो प्रदान करनी होगी। ये किसने किया है, सो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग संघ है, इसके द्वारा इसको का संपादन किया गया। तो ये संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, इसकी स्थापना होती है 1895 में इन दी न्यू दिल्ली। अभी संस्था क्या करती है,
तो इट इज ए नॉन गवर्नमेंट यानी गैर सरकारी, गैर लाभकारी, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? उद्योगकर्ता होंगे, उद्योगपति होंगे, और इंडस्ट्री मैनेज यानी जो उद्योग हैं वो सभी इसे करते हैं, इसका प्रबंधन। इसका बेसिक काम क्या है? इट वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरनमेंट कंडुसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन। भारत के विकास के लिए जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरण इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है उसको डेवलप करने का प्रयास करता है। और ये उद्योग के साथ, भारत सरकार के साथ और अलग अलग सिविल सोसाइटी है उनके साथ क्या करता है? कंसल्टेटिव डिस्कशन करता है यानी। ठीक है। नेक्स्ट, द 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिस सिटी। की 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई है? तो देखिए यूपी का शहर है लखनऊ, वहां पर इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है। द 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस वाज हेल्ड इन द लखनऊ, और इसमें कुल 31 राज्यों के मेंबर यूनिट्स ने भाग लिया है। वर्तमान में जो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो हमारे दिलीप तिर्की जी हैं, दिलीप तिर्की जी हैं। सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ जी हैं। ट्रेजरर, इनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो हॉकी इंडिया है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की जी। अब अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ था कुछ समय पहले, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था दैट दे विल एस्टेब्लिश मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन दी मेरठ। तो ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? मेरठ के अंदर में। कुछ न्यूज हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे थर्ड टूरिज्म मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, यानी जो पर्यटन मंत्री हैं उनका तीसरा मीटिंग हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली मेघालय के अंदर हुआ है ये। यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने मेघालय के शिलोंग में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें कि सभी राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके मिनिस्टर्स ने इसके अंदर भाग लिया है। द मिनिस्टर्स फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरीज, ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन दी कॉन्फ्रेंस। और इससे पहले कहाँ हुई है? ये तीसरी तो पहले हुई चंडीगढ़ में, दूसरी गोवा के अंदर, तीसरी हुई है हमारे मेघालय के शिलोंग में। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन फॉर दी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है उसके द्वारा कहा गया है कि अब भारत सरकार जो है क्या करेगी? 240 एरो इंजन लेगी। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, जिसकी कुल कॉस्ट आएगी 26,000 करोड़ रुपए के आसपास। और ये दिया जाएगा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए टू दी इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? ये कहां बनेगा? इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट दी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कोरापुत डिवीजन, यानी कोरापुत के अंदर इसका निर्माण होगा सभी इक्विपमेंट का। इसका टारगेट है कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट लगे वो कितने हो? 54% भारत के अंदर बने होने चाहिए, बाकी कुछ कंपोनेंट हम बाहर से ले सकते हैं। और इसकी जो डिलीवरी होगी वो किससे होगी? वो अगले वर्ष शुरू होगी और लगभग 8 सालों के अंदर पूरी डिलीवरी कर दी जाएगी टू दी गवर्नमेंट। अच्छा, हम बात करें टोल प्लाजा की, तो सरकार के द्वारा, NHA के द्वारा 100 टोल प्लाजा है, 100 टोल प्लाजा जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द मॉनिटरिंग ऑन द बेसिस ऑफ GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड, यानी उसकी क्या होगा? लाइव ट्रैकिंग होगी। तो NHAI जो है, NHAI के द्वारा एक टोल फ्री नंबर है 1933, क्लियर? 1033 एक नेशनल हाईवे का हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर अलग अलग लोगों की कंप्लेंट आई है कि इस टोल प्लाजा पर काफी ज्यादा रश रहता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पीक रहता है, बहुत रश रहता है। उसी के आधार पर NHAI ने डिसाइड किया है कि 100 टोल प्लाजा पर GIS बेस्ड मैपिंग के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे क्या होगा? कंजेशन फीडबैक मिलेगा, जो यूजर जाने वाला है उसे क्या मिलेगा? कंजेशन की, इस टोल पर कितनी अधिक भीड़ भाड़ है। साथ ही साथ इसमें होगा कि इस स्कीम को अलग अलग टोल प्लाजा पर भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें क्या होगा? तो लाइव स्टेटस ऑफ द क्यू एट दी टोल इन दी मीटर, यानी किसी पर्टिकुलर टोल पर कितने मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। सेकंड है टोटल वेटिंग टाइम एंड व्हीकल स्पीड एट टोल प्लाजा, कि कुल कितनी वेटिंग चल रही है और वहां पर जो व्हीकल की स्पीड है वो कितनी है। इट विल आल्सो प्रोवाइड कंजेशन अलर्ट, यानी अगर मान लीजिए कहीं आगे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है तो उसका अलर्ट देगा। साथ साथ इट विल प्रोवाइड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंडेशन, यानी आप इस लेन पर चलिए, इसमें टोल कंजेशन कम है, कम गाड़ियां हैं, ये बताएगा हमारा कौन? टोल प्लाजा का ये GIS बेस्ड मैपिंग सिस्टम। इन एडिशन टू दी software, it will provide updates concerned with the current weather condition as well as the information of the local festivals। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सीजन का पीरियड है, वहां पर अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, उस समय क्या होता है? बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग ट्रेवल करते हैं। तो ये बताएगा कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई त्योहार है, उसके वजह से, उसके चलते अगर भीड़ हो रही है, वो जानकारी देगा। जो करंट वेदर कंडीशन, यानी
वर्तमान की जो मौसम स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी देगा, जिससे क्या होगा टोल प्लाजा हैं वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजर ले पाए। नेक्स्ट हम बात करें आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस। देखिए आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी के अंदर का कैंपस ओपन किया गया है। इसमें कुल 52 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और ये यूजी कोर्स है। किसमें होगा ये? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी के अंदर और एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा क्या है इसमें किस प्रकार से एडमिशन हुआ है? तो दे हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू दी जेई एडवांस एग्जाम और एक एग्जाम है जिसका नाम है कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट CAET। ये एग्जाम किसके लिए है? इट इज डिजाइंड फॉर दी इंटरनेशनल स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी उनके लिए एग्जाम लिया जाता है CAET। और एक हमारा जेई एडवांस एग्जाम है, इसके थ्रू इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वर्तमान में शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है वो क्राउन प्रिंस हैं कहाँ के? यूएई के। क्लियर? इससे पहले क्या हुआ था? एमटेक का प्रोग्राम भी शुरू किया गया था इन दी अबू धाबी इन मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, हमने डिस्कस पहले पढ़ा था कि दो आईआईटी जो अपना कैंपस ओपन करने वाली, आईआईटी दिल्ली कर रही है अबू धाबी में, आईआईटी मद्रास करेगा जंजीबार जो कि तंजानिया के अंदर है। कहाँ पर है? जंजीबार, तंजानिया में। अफ्रीकी देश है ये, जो कि हिंद महासागर के करीब अवस्थित है। राइट। अब थोड़ी बात करते हैं मोदी जी की विजिट के बारे में। पीएम मोदी टू 3 डे विजिट टू दी ब्रुनेई एज वेल एज दी सिंगापुर, यानी प्रधानमंत्री मोदी जो है 3 दिन की यात्रा पर गए ब्रुनेई और सिंगापुर। ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? हाजी हसन अल बोलकिया। इनसे जाके मिलने वाले हैं। ये भारत की पहली बायलेटरल द्विपक्षीय यात्रा होगी किसी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन दी 40 ईयर ऑफ बायलेटरल रिलेशन। यानी जो अगर हम बात करें भारत और ब्रुनेई की, तो 40 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी और भारत की ओर से लगभग 14,000 लोग वहां पर रहते हैं। कहां पर? ब्रुनेई के अंदर। तो इंडियन डायस्पोरा कितना है? 14,000। इसके बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री जाने वाले हैं सिंगापुर, वो जाएंगे 4 और 5 सितंबर को। और उनके काउंटर पार्ट कौन है वहां के? लॉरेंस वोंग है, जो कि वहां के प्रधानमंत्री है। देखिए भारत के लिए सिंगापुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आसियान देश है, 10 आसियान देशों में सिंगापुर ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ग्लोबली देखा जाए तो भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार कहाँ किससे होता है? सिंगापुर से होता है। भारत में पिछले वर्ष में 11.17 बिलियन डॉलर का FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से आया था? सिंगापुर से आया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है सिंगापुर किस लिए? क्यों? आसियान देशों में सबसे बड़ा ट्रेड होता है हमारा भारत का सिंगापुर के साथ। और वैश्विक ग्लोबली रूप से वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा है? सिंगापुर, जिसके साथ अधिक ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर के आसपास जो है सिंगापुर से FDI भारत के अंदर आया है। नेक्स्ट हम बात करें WTT यूथ कंटेंडर 2024, यानी इसका नाम है, ये भारत के खिलाड़ी हैं दिव्यांशी भौमिक है। इन्होंने क्या किया? ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है एट दी वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर जो हुआ है क्रोएशिया के अंदर। क्लियर? क्रोएशिया यूरोपीय देश है, वहां पर ही हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तुवांकू मोरिस ट्रॉफी, यानी TMT ट्रॉफी है जो 2024 में हुई है रिसेंटली। और ये किसके लिए है? स्क्वैश के लिए। और भारत की ओर से अभय सिंह है, इन्होंने टॉप सीडेड यानी फर्स्ट रैंकर है साजक्वान लव हांगकांग के, उनको हरा के उन्होंने अपना 10वां PSA टूर टाइटल अचीव किया है इन दी मलेशिया। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें GM नॉर्म टूर्नामेंट ग्रीस में हो रहा है GM नॉर्म टूर्नामेंट। ये कौन सा कंपटीशन है? ये है चेस कंपटीशन। तो भारत की ओर से जीता किसने? मयंक चक्रवर्ती बिलोंग करते हैं आसाम से। इन्होंने ये सेकंड ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता है एट दी GM नॉर्म टूर्नामेंट, जो कहाँ हो रहा है वर्तमान में? इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दी कंट्री ऑफ ग्रीस। क्लियर? और ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उत्तर पूर्वी भारत से सर्वाधिक GM अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती, जिन्होंने रिसेंटली ग्रीस के अंदर GM नॉर्म टूर्नामेंट जीता है। और जो भारत की ओर से अभय सिंह है, इन्होंने जीता है स्क्वैश चैंपियनशिप एट दी एशिया। क्लियर? आज के लिए आपके क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए, उनका आंसर पता करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन दी नेक्स्ट क्लासेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी ज्वाइनिंग अस। तब तक अगली क्लास तक के लिए तब तक पढ़ते रहिए एंड बी कॉन्फिडेंट।